बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऐलान के साथ ही सुल्तान मुराद खान के चेहरे पर भी हैरत व इश्तियाक की लहर दौड़ गई और सुल्तान के पहलू में बैठा नौ उम्र शहजादा मोहम्मद भी हैरत से चौंक उठा। लेकिन मार्सी की हालत सबसे अजीब थी। वो अपनी नशिस्त पर बार बार पहलू बदलती और मुठियां भींच भींच कर अपने जज्बात का इजहार करती। अरब शाहसवार सिकंदर बेग के सामने आया तो सिकंदर ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने अरब शाहसवार को हस्बे साबिक हकारत की नजर से देखते हुए कहा, नौजवान, मैं तुम्हारे चेहरे पर जुर्रत और बहादुरी के नक्श देख रहा हूँ, लेकिन अफसोस तुम्हारा तमाम तर एतमाद सिकंदर बेग के पहले वार से ही खाक में मिल जाएगा। ये मक्का नहीं, तुर्की सल्तनत का दारुल खिलाफा अदरना है और मैं सुल्तान मुराद खान सानी का सबसे मजबूत शमशीर जन हूँ। कासिम सिकंदर बेग के फिरौनियत से भरपूर लहजे को महसूस करके आरिफाना अंदाज में मुस्कुराया और फिर इंतहाई नपे तुले अंदाज में मुखातिब हुआ। मैं वक्त से पहले बुलंदो बांग दावों का कायल नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे बदन में खालिद बिन वलीद का खून दौड़ रहा है। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं आज एक तुर्क शहजादे को हिजाजी शमशीर का लोहा दिखा सकूं। कासिम ने इतना कहा और अपने घोड़े को एड़ी लगा दी। सिकंदर पूरी तरह तैयार था। कासिम ने तलवार फिजा में बुलंद की और खालिस अरबी लहजे में अल्लाहु अकबर कहकर सिकंदर पर टूट पड़ा। सूरज की शुआएं कासिम की चमकदार तलवार पर पड़ी और तमाशाइयों की आंखें चुंधिया गईं। ये महज तलवार की चकाचौंध नहीं थी, बल्कि आसमानी साइका की एक लपक थी। कासिम के ताबड़तोड़ हमले सिकंदर के लिए हजीमत का पैगाम थे। सिकंदर की तमाम चालें दरी की दरी रह गईं और वो मुसलसल हर वार को अपनी तलवार पर रोकने लगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कासिम जल्द थक जाएगा। मार्सी कासिम के हर वार के साथ उछल जाती। वो अब अपनी नशिस्त पर खड़ी हो गई थी। तमाम तमाशाई चीख चीख कर कासिम को दाद दे रहे थे। सुल्तान बेसाख्ता मरहबा मरहबा पुकार रहा था और शहजादा मोहम्मद अपने शाहाना मर्तबे को भूलकर बिल्कुल बचकाना अंदाज में तालियां बजा रहा था। यकलगत कासिम ने नई चाल चली और अपने आप को थका हुआ जाहिर करना शुरू कर दिया। सिकंदर ने कासिम के वार में कमजोरी महसूस की तो अपने डूबते हुए दिल को हौसला दिया और बढ़कर कासिम पर हमला कर दिया। अब कासिम सिकंदर के हर वार से अपने आप को बचाने की कोशिश करता हुआ महसूस हुआ। उसका घोड़ा मुसलसल उल्टे कदमों पीछे हटने लगा और उसकी तलवार पे दर पे सिकंदर के वार सहने लगी। सिकंदर भी बुरी तरह थक चुका था और चाहता था कि किसी तरह जल्द अज जल्द ये मुकाबला खत्म हो। अचानक कासिम ने घोड़े की पुश पर अपने पांव खींच लिए और जीन पर अकड़ू बैठ गया। अगले लम्हे तमाशाई कासिम का करतब देखकर हैरान रह गए। कासिम ने अपने बदन का बोझ अपने पैरों पर डाला और एक झटके से खड़ा हो गया। पूरा स्टेडियम एक साथ तालियों से गूंज उठा। अब दराज कद कासिम सिकंदर से बुलंदी पर था और हमला करने में उसकी पोजीशन को फोकियत हासिल थी। उसने घोड़े की जीन पर खड़े होकर पहला वार इस कदर भरपूर और जोरदार अंदाज में किया कि सिकंदर के छक्के छूट गए। फरते जज्बात से मार्सी की चीख निकल गई। सिकंदर बेग दराज कामत कासिम के पहले वार को ही ना सह सका। कासिम की शमशीर किसी आईनी गुरुस की तरह सिकंदर पर गिरी। सिकंदर ने अपनी तलवार आगे करके कासिम के वार को रोकना चाहा, लेकिन ज़र्ब इतनी कारी थी कि सिकंदर घोड़े की पुश पर संभल ना सका और नीचे गिर गया। कासिम ने किसी बाजीगर की तरह घोड़े की पुश से छलांग लगाई और सिकंदर के संभलने से पहले उसके सर पर सवार हो गया। सिकंदर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकती देखकर मार्सी
मारसी खिल उठी। सुल्तान मारे इश्तियाक के खुद ताली बजाने लगा। कासिम ने जमीन पर कदम रखते ही सिकंदर को आड़े हाथों लिया। सिकंदर अभी पूरी तरह संभल भी ना पाया था कि कासिम ने बिजली की सी तेजी के साथ उस पर हमला कर दिया। अब सिकंदर को अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही थी। कासिम ने यकलखत पहलू बदला और उछल कर सिकंदर के बाएं पहलू पर जोरदार जर्ब लगाने का झांसा दिया। सिकंदर ने तेजी से तलवार आगे की, लेकिन वो कासिम की चाल ना समझ सका। कासिम ने बाएं पहलू पर हमला करने की बजाय हवा में ही अपना इरादा बदला और सिकंदर के दाएं बाजू पर तलवार की जोरदार जर्ब लगाई। सिकंदर के बाजुओं पर आहिनी बाजूबंद चढ़े हुए थे। कासिम की तलवार ने लोहे के बाजूबंद को काट कर सिकंदर के बाजू को मामूली सा चीर डाला। खून के कतरे जमीन पर गिरे तो एकदम स्टेडियम में मौजूद तमाशाई खामोश हो गए। कासिम ने सूरत हाल की नजाकत पर गौर किया और यकलखत अपने ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला रोक दिया। वो सिकंदर को पेचोताब खाता छोड़कर चंद कदम पीछे हट आया। यहाँ मुकाबले के मुंसफी एक कतार में खड़े थे। तमाम लोगों के चेहरों पर हैरत और इश्तियाक के जज्बात मुस्बत थे। कासिम बेखबर अंदाज में स्टेडियम के तमाशाइयों की जानिब देख रहा था कि सिकंदर बेअसूली का मुजाहिरा करते हुए तेजी से कासिम की जानिब लपका। अगर मारसी अपनी निशिस्त से चीख कर कासिम को खबरदार ना कर देती तो सिकंदर यकीनन कासिम की गर्दन काट लेता। कासिम ने मारसी की चीख सुनी और एक लम्हे में सूरत हाल का अंदाजा कर लिया। अगले लम्हे वो किसी चीते की तरह अपनी जगह पर उछला और घूम कर न सिर्फ सिकंदर के वार से खुद को बचा लिया बल्कि पूरी कुव्वत से सिकंदर पर हमला भी कर दिया। तलवारों की छन छन इंतहाई सरत के साथ सुनाई देने लगी और फिर तमाशाइयों ने देखा कि कासिम के एक अजीबो गरीब वार से सिकंदर की तलवार उसके हाथ से छूट गई और 14वीं रात के चकोर की तरह फड़फड़ाती हुई ऊपर की तरफ उठती चली गई। अब सिकंदर खाली हाथ था। कासिम ने भी तलवार फेंक दी और सुल्तान मुराद खान सानी की मौजूदगी का ख्याल किए बगैर सिकंदर पर इराकी फन पहलवानी का एक ऐसा दाव आजमाया कि उसे जमीन से चंद फुट पर उठाकर बुरी तरह पटक दिया। सुल्तान ये देखकर यकलखत अपनी निशिस्त से उठ खड़ा हुआ और हुक्म दिया कि ये मुकाबला बंद किया जाए। मुकाबला तो वैसे भी खत्म हो चुका था। सिकंदर कासिम से जिल्लत आमेज शिकस्त खाकर जमीन पर औंधे मुंह पड़ा मट्टी चाट रहा था। मारसी ने सिकंदर को इस हालत में देखा तो खुशी से पागल हो गई। खेलों के इख्तिताम पर सुल्तान मुराद खान सानी ने तमाम शुरुका में इनामात तकसीम किए और सबको अपनी अपनी जगह पर खूब दाद दी। लेकिन जब कासिम की बारी आई तो सुल्तान ने कासिम को शानों से पकड़कर गौर से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, कासिम बिन हिशाम, तुम्हारी शमशीर जनी काबिल दाद है। तुम जैसे नौजवानों की सल्तनत उस्मानिया को अशद जरूरत है। ईसाइयों का सबसे बहादुर जर्नेल होनियाडे 1.5 लाख की फौज लिए हमारी सरहदों पर पहुंच चुका है। होनियाडी की शमशीर जनी का मुकाबला तुम्हारी तलवार कर सकती है। हम चाहते हैं कि तुम हमारी तरबियत याफ्ता फौज यनीचरी में शामिल हो जाओ। हम तुम्हें यनीचरी का 1000वीं सालार मुकर्रर करते हैं। सुल्तान का ये फैसला कासिम के लिए गैर मुतवक्का था। वो बुरी तरह सटपटा गया। वो तो महज चंद दिन गुजारने के लिए अदरना आया था अपने भाई ताहिर बिन हिशाम के घर, वगरना अपने शहर मक्का में उसकी मसरूफियात बहुत ज्यादा थीं। बूढ़े माँ बाप की देखभाल, खेती बाड़ी और मवेशी ये सब कुछ संभालना अकेले कासिम की जिम्मेदारी थी। उसका बड़ा भाई ताहिर पहले ही सुल्तान मुराद खान सानी का मुलाजिम था। ताहिर उस्मानी तरबियतगाह में शमशीर जनी का उस्ताद था। शमशीर जनी और पहलवानी कासिम के मोरूसी और खानदानी खेल थे। उसका बाप हिशाम हिजाज का नामी गरामी पहलवान रह चुका था। कासिम यहाँ अपने भाई से मिलने के लिए आया था। वो अभी कल ही यहाँ अदरना में वारिद हुआ था। यहाँ आकर उसे सालाना त्योहार का इल्म हुआ तो वो बहुत खुश हुआ और अपने भाई ताहिर के साथ अलल सुबह यहाँ स्टेडियम
स्टेडियम चला आया और अब ये अचानक इफ्तिताह जो उसके सर पर आ पड़ी थी उससे संभाली नहीं जा रही थी। उसने तो सिकंदर को तकब्बुर की सजा देने के लिए अपने भाई के मशवरे से इस मुकाबले में हिस्सा लिया था, लेकिन अब सुल्तान उसे मुस्तकिल तौर पर यहाँ अदरना में कयाम करने के लिए मजबूर कर रहा था। सुल्तान की बात सुनकर कासिम सख्ते में आ गया। कासिम को खामोश खड़ा देखकर सुल्तान ने फिर कहा, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई जवान? अभी तुम कम उम्र हो, इसलिए हमने तुम्हें 1000 सालार बनाया है, लेकिन अगर तुम इस ओहदे से खुश नहीं तो हम तुम्हारी कमान में 5000 बेहतरीन सिपाही देने के लिए भी तैयार हैं। अब तो जैसे कासिम गहरे ख्वाब से जाग उठा। उसने चौंक कर सुल्तान की जानिब देखा और फिर कदरे झिझकते हुए कहने लगा, नहीं सुल्तान मुअज्जम, मैं किसी ओहदे की वजह से खामोश नहीं, बल्कि मेरी खामोशी की वजह मेरे वालिदैन हैं। अपने वालिदैन और माल मवेशी की देखभाल के लिए घर पर मैं अकेला हूँ, जबकि मेरे बड़े भाई ताहिर बिन हिशाम आपके मस्कर में शमशीर जनी के उस्ताद हैं। सुल्तान ने खामोशी से कासिम की बात सुनी और फिर बड़े नरम लहजे में कासिम से मुखातिब हुआ। माल मवेशी या घर बार दुनियावी जिंदगी का सहारा है। नौजवान, एक सच्चे मुसलमान और सिपाही के लिए दुनियावी जिंदगी से ज्यादा आने वाली जिंदगी की कदर कीमत है। तुम अपने अंदर के सिपाही और माहिर शमशीर जन को माल मवेशी और खेती बाड़ी पर क्यों जाया करना चाहते हो? जहाँ तक तुम्हारे वालिदैन का ताल्लुक है, हम उन्हें यहीं बुलवा लेते हैं। हम तुम्हारे भाई ताहिर से भी बात करेंगे। अब कासिम के पास कोई चारा ना था। उसने खामोशी से सर तस्लीम खम किया। सुल्तान कासिम की रजामंदी से बहुत खुश हुआ और अपनी बेहतरीन फौज यानी चेरी के सिपहसालार को बुलाकर हुक्म दिया कि वो कासिम बिन हिशाम की कमान में 5000 सिपाहियों का लश्कर मुकर्रर कर दे। कासिम को हैरत थी कि सुल्तान ने महज उसकी शमशीर जनी देखकर इतना बड़ा फैसला सादिर कर दिया, लेकिन उसके साथ वो खुश भी था। इस तरह वो अपनी मनपसंद और जंगजुयाना जिंदगी का लुत्फ उठा सकता था। मारसी खवातीन की जगह में अपनी निशिस्त पर बैठी सुल्तान और कासिम की कारगुजारी देख रही थी। उसके दिल में कासिम के नाम का शरारा फूट चुका था। ये दराजकद और खुशशक्ल अरब नौजवान सिकंदर की फिरौनियत के लिए पैगाम अजल बनकर आया था। चुनांचा जरूरी था कि मारसी उस पर निसार होती। वो मीठी मीठी नजरों से कासिम बिन हिशाम का गंदमी चेहरा देख रही थी। जब तक कासिम सुल्तान के पास खड़ा रहा, मारसी उनकी जानिब मुतवज्जा रही। जूं ही कासिम सुल्तान से अलग हुआ, मारसी की नजरें उसके कदमों का ताकुब करने लगीं। वो दूर मुअज्जिजीन शहर की निशिस्तों पर अपने भाई के करीब जाकर बैठ गया। अब मारसी के लिए इस स्टेडियम में कोई काम नहीं था। वो अपनी जगह से उठी और बाहर की तरफ चल दी। घर पर मार्था ने मारसी को आड़े हाथों लिया। लड़की, तुम्हारे अतवार बिगड़ते जा रहे हैं। आज सुबह तुमने फिर सिकंदर बेग के साथ बदइखलाकी का मुजाहिरा किया। मार्था के इस जुमले पर मारसी का मुंह लटक गया। वो किस कदर फंकारते हुए लहजे में बोली, अम्मी हुजूर, आप दिल से ये ख्याल निकाल दीजिए कि मैं सिकंदर बेग की दुल्हन बनूंगी। मुझे आपका लाडला एक आंख नहीं बाता। मार्था गुस्से से बोली, खबरदार, अगर कोई उल्टी सीधी बात मुंह से निकाली बदबख्त लड़की, तू अपनी औकात क्यों भूल जाती है? सिकंदर बेग अल्बानिया का शहजादा और अनकरीब होने वाला बादशाह है, जबकि हम महज उसके गुलाम हैं। सिकंदर बेग से ज्यादा तुम्हें कोई खुश नहीं रख सकेगा। मारसी ने तंजिया लहजे में अपनी माँ को जवाब दिया। वाह, ये क्या बात हुई? शहजादा साहिब खुद सुल्तान मुराद खान सानी के यरगमाली हैं और उनके वालिद अल्बानिया के बादशाह जान की स्ट्रियार्ड सुल्तान मुराद खान के बाजगजाद हैं। आप एक यरगमाली के बारे में कैसे कह सकती हैं कि वो अल्बानिया का होने वाला बादशाह है? लेकिन मार्था यकलखत खामोश हो गई। वो दूसरी मर्तबा ये नहीं कहना चाहती थी कि सिकंदर बेग अल्बानिया का होने वाला बादशाह है। वो जानती थी कि उसकी और अबू जाफर की 12 साल पुरानी साजिश पूरी
ہونے میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں اور ایسے نازک موقع پر وہ پوری احتیاط کرنا چاہتی تھی۔ مارسی نے ماں کو خاموش کھڑے دیکھا تو غنیمت جانا اور تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب دوڑتی چلی گئی۔ ادھر مارتھا ابھی تک اپنی سازش کے خیالوں میں گم تھی۔ مارتھا اور ابو جعفر نے سکندر بیگ کو پوری طرح اپنے جال میں پھانس رکھا تھا۔ مارتھا کی نظروں کے سامنے سکندر کا بچپن گزرا تھا۔ اسے وہ وقت اچھی طرح یاد تھا جب البانوی بادشاہ جان کسٹریارڈ کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد خان ثانی نے ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس وقت مارتھا البانوی محل میں ایک کنیز کی حیثیت سے مقیم تھی۔ مارتھا جوان اور حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور متحرک لڑکی تھی۔ محل کی کنیز بننے سے پہلے وہ ایک البانوی امیر سے محبت کا دھوکہ کھا چکی تھی۔ اس کی گود میں اپنے محبوب کی 1 سالہ بچی بھی تھی۔ البانوی امیر شروع میں مارتھا کے ساتھ دل لگی کرتا رہا، لیکن جب مارتھا کی گود ہری ہوئی تو اس نے مارتھا کو بے عزت کر کے نکال دیا۔ اب مارتھا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بادشاہ سے شکایت کرے۔ چنانچہ وہ جان کسٹریارڈ کے محل میں حاضر ہوئی اور بادشاہ کو اپنی روداد سنائی۔ لیکن جب بادشاہ نے البانوی امیر کا نام سنا تو اس خیال سے کہ صوبے میں بغاوت نہ پھیل جائے امیر کو کچھ نہ کہا، البتہ مارتھا کو اپنے محل میں کنیز رکھ لیا۔ مارتھا حسین اور ذہین تھی، چنانچہ بہت جلد وہ بادشاہ کی منظور نظر ہو گئی۔ چاروں البانوی شہزادے جنہیں سلطان مراد خان بطور یرغمال اپنے ساتھ لے آیا، مارتھا کے ساتھ پہلے ہی سے مانوس تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جان کسٹریارڈ نے اپنے بیٹے سلطان مراد خان کے سپرد کرتے وقت مارتھا کو بھی ان کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ مارتھا اور چاروں البانوی شہزادے سلطانی محل میں ٹھہرائے گئے۔ مارتھا اپنی بچی اور ان 4 بچوں کے ساتھ محل کے عقبی مکانوں میں آزادی کے ساتھ رہنے لگی۔ چاروں شہزادوں کو مکتب میں داخل کروا دیا گیا اور سلطانی خرچے پر ان کی تربیت ہونے لگی۔ مارتھا کو ادرنا میں آئے ہوئے ابھی بہت کم وقت گزرا تھا کہ اس نے اندرون محل اپنے راہ و رسم بڑھا لیے۔ وہ کٹر مذہب پرست تھی۔ ادھر ابو جعفر ادرنا میں پہلے ہی سے موجود تھا۔ ابو جعفر ایک منجا ہوا جاسوس تھا اور ادرنا میں سلطان کے خلاف سازش کا مکمل جال بچھا چکا تھا۔ کوتوال شہر سے لے کر ینیچری کے بعد سالاروں تک ابو جعفر کی زیر زمین سرگرمیوں کا دائرہ کار تھا۔ دربار سلطانی میں بھی اس کے ہرکارے موجود تھے۔ گویا ادرنا میں ابو جعفر کی بے تاج بادشاہی تھی۔ وہ بظاہر ایک مذہبی پیشوا تھا اور لوگ اسے خطیب مغرب کے نام سے جانتے تھے، لیکن در حقیقت وہ قسطنطنیہ کے آرتھوڈوکس چرچ آیا صوفیہ کا ایک آزمودہ کار پادری تھا۔ وہ ادرنا میں پچھلے کئی سالوں سے مقیم تھا اور اس کے ہرکارے کیسر قسطنطنیہ کو عثمانی سلطان کے پل پل کی خبر پہنچاتے تھے۔ البانیہ کی شکست کے بعد مارتھا اور البانوی شہزادے ادرنا آئے تو ابو جعفر کے لیے اپنی سازش کا جال پھیلانا مزید آسان ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے مارتھا کی فطری کمزوریاں معلوم کی اور پھر مارتھا کو اپنے شکنجے میں جکڑنے کے لیے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ ایک مذہبی پیشوا کی حیثیت سے سلطانی محل کے عقبی محلے میں اس کا آنا جانا کسی کو معیوب نہ لگا۔ پہل جب وہ مارتھا کے گھر آیا تو مارتھا نے اسے مسلمانوں کا مذہبی پیشوا سمجھا اور کچھ خاص گھاس نہ ڈالی، لیکن مکار ابو جعفر نے پہلی نشست میں ہی مارتھا کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ شروع میں مارتھا عیسائی سازش کا حصہ بننے سے خوفزدہ رہی، لیکن ابو جعفر کی چرب زبانی نے اسے بہت جلد اپنے اشاروں پر نچانا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک البانوی کنیز کی بجائے کیسر کی ایک اہم جاسوسہ تھی۔ مارتھا ابو جعفر کے لیے سلطانی محل میں جا کر اہم معلومات حاصل کرتی اور اپنے تئیں دین یسوع مسیح کی خدمت سر انجام دیتی۔ اسی اثناء میں ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ شاہ سربیا لارڈ اسٹیفن نے اپنی بیٹی شہزادی سروین نوجوان سلطان مراد خان ثانی کے عقد میں دے دی۔ شاہ سربیا لارڈ اسٹیفن اگرچہ مذہباً عیسائی تھا،
لیکن مراد خان ثانی کے دادا سلطان بایزید یلدرم کے زمانے سے سلطنت عثمانیہ کا وفادار تھا۔ بایزید یلدرم کے زمانے میں اسٹیفن نے مسلمانوں کی طرف سے متعدد معرکوں میں شرکت کی اور ہر محاذ پر سلطان کے شانہ بشانہ رہا، خصوصاً اس وقت جب جنگ انگورہ میں تاتاری فرمانروا امیر تیمور نے سلطان بایزید یلدرم کو عبرتناک شکست دی۔ اسٹیفن بھی سلطان بایزید یلدرم کا ہمرکاب تھا۔ اس زمانے میں اسٹیفن نوجوان تھا۔ اسٹیفن نے بایزید کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے اپنی بہن اس کے عقد میں دے دی تھی، اور اب سلطان مراد خان ثانی کو، جو بایزید یلدرم کا پوتا اور سلطان محمد خان اول کا بیٹا تھا، اسٹیفن نے اپنی وفاداری کا یقین اس طرح دلایا کہ اپنی چہیتی بیٹی شہزادی سروین سلطان کو بیاہ دی۔